नमस्कार, मैं धनंजय कुमार और दोपहर 3 बजे खबरों की खबर में आज हमारे साथ है विवेक देशपांडे भाई। विवेक भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। विवेक भाई को जानते हैं आप सब कि ये वरिष्ठ पत्रकार है और लंबे समय इंडियन एक्सप्रेस में काम किया है। और आप तमाम साथी जो उपस्थित हैं, आपको भी नमस्कार, आपका स्वागत। शुरुआत करते हैं विवेक भाई कि महाराष्ट्र में एक आईएएस ऑफिसर है, मूढ़े, उनकी बड़ी चर्चा हो रही है। और चर्चा ऐसे ऐसी चर्चा है कि उनके बारे में कहा जाता है कि एकदम खौफ पैदा कर दिया उन्होंने डिपार्टमेंट में जब से आए हैं, एफटीए के हेड बन करके। वो 3 महीने के भीतर 1100 से ज्यादा छापे मारे और 165 लाइसेंस सस्पेंड किए। पूरे प्रदेश में नकली पनीर पर बैन लगाया और हाईकोर्ट की अपनी कैंटीन तक नहीं बख्शी। और ये भी उनके बारे में है कि अब तक उनके 21 साल के शायद करियर में 25 बार उनका ट्रांसफर हो चुका है। इतना ट्रांसफर तो शायद बहुत कम, एक अशोक खेमका वहां के हरियाणा के आईएएस ऑफिसर थे, उनका ही बड़ा ट्रांसफर हुआ। और इनके बारे में ये भी खबर है कि 2020 में मूढ़े नागपुर के म्युनिसिपल कमिश्नर बने थे और उसके बाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ बने थे। और सबसे पहले नेताओं ने ही उन पर पहले से 5 टेंडरों को होल्ड करने का आरोप लगाया। और सांसद नितिन गडकरी जो अभी मंत्री हैं, उस समय भी मंत्री थे 2020 में, उन्होंने बतौर उनकी नियुक्ति सीईओ नियुक्ति पर ही सवाल उठाया और पीएमओ तक से शिकायत की। फिर जो है उनके बारे में कहा जाता है कि 2016 में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आया था। तब मुंबई के एक मेयर सुधाकर सोनावने ने कहा था कि इस कमिश्नर के मन में निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए बिल्कुल सम्मान नहीं। और 21 साल की सेवा में 25 बार मूढ़े का ट्रांसफर हो चुका है, यानी औसतन 10 महीने में इन्हें अपना बोरिया बिस्तर बांधकर दूसरे ठिकाने पर भेज दिया गया। तो मूढ़े के बारे में बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट ने उन पर टिप्पणी की और उसके बाद हाई कोर्ट की कैंटीन में एक छापा मार दिया, उसको भी बंद कर दिया, क्या क्या कर दिया। इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या बहुत ईमानदार अफसर है या क्या है, इनके साथ क्या गड़बड़ी हो रही है? नरेंद्र जी, ईमानदार होना, ये केवल ईमानदार होना, ये कोई किसी ब्यूरोक्रेट का, किसी नेता का, किसी व्यक्ति का क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता। मतलब उसको हीरो बनाने के लिए वो पर्याप्त हो सकता है, लेकिन उसको कोई एक परिणाम कारक व्यक्तित्व के रूप में वो सामने नहीं आता। क्योंकि आप अगर केवल रेड्स मारने में विश्वास करते हैं तो बात अलग है। रेड्स मारने के लिए देश में कई जगह पर रेड्स मारे जा सकते हैं, क्योंकि हर जगह यहाँ पर करप्शन है। हर जगह यहाँ पर गड़बड़ी है, तो रेड्स मारना बहुत आसान है। सिस्टम को चेंज करना ये चैलेंज है। जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है, जो सिस्टम खराब हुआ है, उसको चैलेंज करना, ये असली उसको चेंज करना ये असली चैलेंज है। मुंडे 25 साल में या 27 साल में, जो भी 21-22 बार जो भी उन्होंने, उनका ट्रांसफर हुआ है एक जगह, वो औसतन 10 महीने से ज्यादा नहीं टिके हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि 10 महीने में एक व्यक्ति किसी एक डिपार्टमेंट में क्या बदलाव ला सकता है। तो इतने सालों में मुंडे का कुल जो जितना कार्यकाल है, उतने सालों में मुंडे जी ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्या बदलाव लाए। इनका जो 25 साल का, 27 साल का जो भी सैलरी सरकार ने पब्लिक मनी उनके ऊपर खर्च किया, इनको सैलरी दी, उस पैसे का नतीजा क्या निकला है, आउटकम क्या है, ये एक सवाल है। मतलब ये बराबर है कि होटलों में और जहाँ ईटरीज है वहां पर स्वच्छता होनी चाहिए, साफ सुथरा काम होना चाहिए, और वो अगर ना हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो बहुत एक्सेप्टेबल है, इसको तो स्वीकारना ही चाहिए। लेकिन जब आप उस पद पर चले आते हैं तो दूसरे दिन से आप रेड्स करना चालू करते हो, इसका मतलब ये सेंसेशनलिज्म है। आप रेड्स करिए ना, लेकिन दूसरे दिन से तुरंत, मतलब ये क्या है, पहले उस डिपार्टमेंट का जायजा लिया जाए, उसमें क्या क्या कमियां हैं, उसमें क्या क्या खामियां हैं, कहाँ कहाँ गड़बड़ियां हो रही है, पहले उन गड़बड़ियों को दूर करने की कोशिश करो। ये सिस्टम कैसे फुल प्रूफ हो, इसकी पहले तजवीज करो।
उस सिस्टम को फुल प्रूफ बनाओ ताकि उसके साथ कोई खिलवाड़ न कर पाए। इसमें आपका असली स्किल है और उसके बाद अगर कोई गड़बड़ करता है तो फिर उसको आप टाइट करिए। ये होना चाहिए तरीका। लेकिन आप क्या करते हैं कि पहले ही दिन से एंटीबायोटिक दे देते हैं। मतलब कहीं खांसी है, सर्दी है, आपने पहले ही दिन एंटीबायोटिक दे दिया। कड़वी दवाई दे दी। ऐसा नहीं होता है। आपको सिस्टम को सुधारना है तो उसको धीरे-धीरे उसमें बदलाव लाने पड़ते हैं और काम जो है वो तसल्ली से करना पड़ता है। काम एक पेशेंस के साथ संयम से करना पड़ता है। कई ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिन्होंने उनके डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छे बदलाव लाए हैं, बिना किसी सेंसेशनलिज्म के, किसी को पता भी नहीं। उनका नाम भी किसी को पता नहीं होता है। महाराष्ट्र में एक सुधीर कुमार गोयल थे, वो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी करके रिटायर हुए, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट है। अभी वो प्राइवेट कंसल्टेंसी करते हैं। उन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम किया। वो अमरावती के डिविजनल कमिश्नर थे उस समय। उन्होंने किसानों की आत्महत्याओं के संदर्भ में जो काम किया, उसकी तारीफ खुद टी साईनाथ जैसे पत्रकार ने की है। और कोई सेंसेशनलिज्म से नहीं किया उन्होंने काम, कोई ड्रास्टिक कोई स्टेप्स लेकर नहीं किया। एक प्रवीण सिंह परदेशी अफसर थे, है मतलब अभी भी सीएम के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम किया। तो अफसर्स है, नहीं ऐसा नहीं। वो कोई इस तरह के उन्होंने बदलाव लाए हैं उनके डिपार्टमेंट में। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के काम को सुधारा है और उनका नाम कहीं नहीं। आपने सुना है सुधीर कुमार गोयल जी का नाम? क्या आपने सुना है प्रवीण सिंह परदेशी का नाम? वो तो सुना होगा क्योंकि सीएम के साथ अटैच्ड इसलिए। लेकिन उन्होंने क्या काम किया अपने डिपार्टमेंट, आपने सुना है कभी? तो ये ऐसा नहीं होता है। आपको आप एक डिपार्टमेंट में कम से कम 3-4 साल रहे, उस डिपार्टमेंट की जो खामियां हैं उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। एकदम से रेड्स मारना चालू करना, ये बहुत ही हीरोगिरी है। इसको मैं सिर्फ हीरोगिरी कह सकता हूँ। मेरे पास दूसरा शब्द नहीं है। उनको सिंघम कहा जा रहा, सिंघम कहा जा रहा है हाँ, उनको। वो सिंघम वगैरह जो है ना, वो सिनेमा में ठीक है, प्रत्यक्ष जिंदगी में नहीं होता है ऐसा। ये कोई फिल्म थोड़ी है, फिल्म में काम कर रहे हैं क्या मुंडे जी? नहीं ना। तो ऐसा है कि उन्होंने आते से ही वर्धा में एक गोरस पार्क करके एस्टेब्लिशमेंट है। वो एक बिस्किट बनाता है, उसके ऊपर इन्होंने रेड कर दी। उसके बाद उस केस वो कोर्ट में चले और कोर्ट ने उसको उस एक्शन को खारिज कर दिया। वैसे ही मुंबई में भी किसी होटल, एक 4 सितारा होटल था, उसमें इन्होंने कहीं 2 कीड़े दिखे तो इन्होंने एक्शन ले ली। कीड़े कहाँ नहीं है? मुंडे जी के घर में कीड़े नहीं है? फिर खाना क्यों खाते हैं वो? किसके घर में कीड़े नहीं है? किसके घर में चूहे नहीं होते? बताइए आप मुझे। कहीं आपको किसी होटल में चले गए, आपको चूहा दिख गया तो होटल का लाइसेंस कैंसिल। अरे भाई, चूहा इस देश में चूहा घर घर में है, इस देश में कॉकरोच घर घर में है, कीड़े घर घर में होते हैं। इसका मतलब खाने में कीड़े है क्या? खाने में चूहा है क्या? मतलब इसको कोई लॉजिक है? इस बात को कोई सेंस बनता है? आप मुझे एक घर बताइए इस देश में जहां पर चूहा ना हो, जहां पर कीड़े ना हो। आपको कहीं सिंक में उसके 4 सितारा होटल के सिंक में 2 कीड़े मिल गए तो आप लाइसेंस कैंसिल करवा देंगे और ये भी इलीगल है। शायद जब तक कानून के हिसाब से आप जब तक किसी को इम्प्रूवमेंट करने का अपॉर्चुनिटी नहीं देते, आप लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने भी इस बात को स्वीकारा है। तो आप साबित क्या करना चाहते हैं कि मैं कितना प्रामाणिक हूँ? मैं कितना प्रिंसिपल वाला आदमी हूँ, ये साबित करना चाहते हैं आप? कि आपने बताइए, आप जितने डिपार्टमेंट्स में काम किया है, किसी भी डिपार्टमेंट में आपने कोई एक सिस्टमिक सुधार किया हो जिसका लॉन्ग लास्टिंग, जिसका दूरगामी परिणाम उस डिपार्टमेंट के फंक्शनिंग, एक काम बताइए आप कि जिसके चलते वो डिपार्टमेंट में परमानेंट सुधार हो गया हो उस पर्टिकुलर मामले में, उस पर्टिकुलर। क्योंकि आप टिकते ही नहीं है कहीं, क्योंकि आपको सुधार करना ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता ये अप्रोच ठीक है। वो होटलों को उनको पनिश करना चाहिए, वो सब ठीक है, लेकिन सिस्टम में सुधार लाने के लिए आपने क्या किया ये बताइए? केवल हेडलाइंस बटोरना कि आज यहाँ 5 सितारा, कल 7 सितारा, हाई कोर्ट की कैंटीन पे, बीएमसी के कैंटीन पे रेड। मतलब मैं सरकार से भी कैसे नहीं डरता। अच्छा है, इस निडरता का उपयोग अगर आप सिस्टमिक चेंज के लिए करें तो आपको माना जाएगा, लेकिन सिस्टमिक बिल्कुल चेंज सही। तो आप कुछ नहीं ला रहे।
आप सिर्फ हेडलाइन बटोर रहे हैं न्यूज़पेपर में। और क्या समाज को इस तरह के हीरोज़ बहुत अच्छे लगते हैं। समाज खुद कुछ नहीं करता है, लेकिन जब कोई ऐसा करता है तो बहुत अच्छा है, उसकी पीठ थपथपाते हैं, क्योंकि नहीं, लोग लेकिन भी इसमें ऊपरी एक सतह और पर एक ही और सोचते गड़बड़ हो हैं। जाती है विवेक भाई, एक और गड़बड़ इसमें होती है। जो आप कह रहे हैं उससे मुझे और दिखाई पड़ रहा है कि ऐसा तो है नहीं कि एक ही अफसर काम कर रहा है, सिस्टम में ढेर सारे ऑफिसर है, आईएएस हाँ, तो ऑफिसर भरे पड़े। तो बिल्कुल, बाकियों की बिल्कुल। छवि पे एक निशान लगता है कि मतलब अच्छा है, सबसे ईमानदार यही है, बाकी लोग ईमानदार नहीं है, करप्ट है या कोई काम नहीं कर रहे हैं, ऐसी इमेज बनती है जो कि आईएएस ऑफिसर की लॉबी के लिए भी नुकसानदेह है, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल। जी। नहीं, नहीं, क्या है, बहुत अच्छा-अच्छा मेरी पत्रकारिता में मैं बहुत ब्यूरोक्रेट से मिला हूँ और बहुत अच्छा काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स भी मैंने देखे हैं। मैंने उनके बारे में लिखा है। मैंने आपको 2 उदाहरण तो दिए और भी हैं। अच्छा, सिस्टमिक चेंजेस जो लाते हैं, जो सिस्टम को सुधारते हैं। अश्विनी भिड़े जो थी, जो नागपुर में भी वो पोस्टेड थी शुरुआत में, तो उन्होंने एक वनराई बंधारा का काम किया था। मतलब बोरे में सीमेंट भर के, बोरे के ऊपर बोरे ऐसा रखकर, छोटे-छोटे नाले जो है, उनमें बाँध-बाँध के वो पानी को उन्होंने संग्रहित किया था। वनराई बंधारा उसको कहते हैं। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। वो जेडपी की सीईओ थी नागपुर में। शुरू-शुरू में जब उसका करियर शुरू हुआ था, तो वो लगभग आप समझिए कि 25 25 साल पहले की बात है। तो उन्होंने अच्छा काम किया था। मैंने खुद उनके ऊपर फीचर किया था। ऐसा कुछ आप कर दिखाइए, सिस्टम को सुधारिए, नया कुछ कर दिखाइए। अब ठीक है, हमारे सिस्टम में करप्शन होता है, उसमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होते हैं, तो आपका तो काम है, आप बंद करिए करप्शन, करके दिखाइए। आपको पता है आप वो नहीं कर सकते, इसलिए आप 2-4 महीने बम फोड़ते हैं और बम फोड़ने से जो चर्चा होती है, उससे आप हेडलाइन में आ जाते हैं और फिर आपका ट्रांसफर हो जाता है क्योंकि आपने बम फोड़े हैं। और फिर ट्रांसफर हो गया, कि आप चले जाते हैं। आगे आपको कुछ करना नहीं है उस डिपार्टमेंट में क्या होता है, क्या नहीं, आपको कोई लेना-देना नहीं है। उस डिपार्टमेंट में आपको 2-4 महीने में ज़बरदस्त नाम आपका हो जाए, ऐसा कुछ कर दिखाना है और फिर बाद में वो डिपार्टमेंट से आप जब चले जाते हैं, तो उस डिपार्टमेंट में फिर एक बार उसी तरह की स्थिति बनती है, जैसे पहले थी। इसलिए कि आपने उस डिपार्टमेंट को सुधारने के लिए लंबे अरसे तक वो डिपार्टमेंट्स अच्छा काम करे, इसके लिए आपने कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ सेंसेशनलिज्म किया। तो इस तरह के अधिकारी जो है, ये समाज के और सिस्टम के किसी काम के नहीं होते, ऐसा मेरा मानना है। जी, ठीक है। आप में इतना डेयरिंग है, आप में इतनी धमक है, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि इतनी धमक रहने वाले अधिकारी मिलते नहीं है, बहुत रेयर है। उनमें जो हिम्मत है, वो हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। लेकिन उस हिम्मत का काम, उस हिम्मत का जो फ़ायदा है, उस सिस्टम को सुधारने के लिए अगर आप करेंगे, हाँ, उसका उपयोग तो जाने। लेकिन आप सिस्टम को सिर्फ हिलाने की कोशिश करते हैं, सिस्टम को हिला देते हैं और हिलाकर उसको ढीला करके आप चले जाते हैं दूसरी जगह। उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको ताकतवर बनाने के लिए क्या करते हैं आप? क्या किया है बताइए आप? तो मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे अधिकारी होते हैं, कई जगह होते हैं। जी, मतलब जी, महाराष्ट्र में नहीं, कई जगह होते हैं और वो बिल्कुल। नाम उनका बहुत होता है, काम बहुत कम होता है। जी। जी। एक और जो बहुत चर्चा में है, सुप्रीम कोर्ट में जो गया हुआ है मैटर, शिवसेना पार्टी का नाम और उसके सिंबल को लेकर के, कल भी बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में उस पर। और जो आया है उसमें ये है कि शिवसेना के 39 बागी विधायकों 10 जनवरी 2024 को स्पीकर ने उनको अयोग्य नहीं माना था और विधानसभा में बहुमत के आधार पर शिंदे गुट को असली शिवसेना घोषित किया था। सिब्बल ने इस फैसले को वहां पे एक तरह से चुनौती दी और कहा कि चुनाव आयोग और महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने कानून का गलत मतलब निकाला है। उन्होंने विधायकों की संख्या में बहुमत और राजनीतिक पार्टी को एक ही मान लिया, जबकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को यह तय करना चाहिए कि असली पार्टी कौन सी है। अगर इन विधायकों को आखिर में अयोग्य ठहराया जाता है तो विधानसभा में उनकी संख्या को नहीं गिना जाना चाहिए। तो विधायकों की अयोग्यता को लेकर के अभी तक वो फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया है, कब आएगा ये भी नहीं पता हमको। और जिस आधार पे पार्टी छीन ली गई, पार्टी का नाम छीन लिया गया, चुनाव चिन्ह छीन लिया गया और इसका भारी नुकसान जाहिर है शिवसेना उद्धव ठाकरे जी को
हुआ है, शिंदे को उसका फायदा मिला। लेकिन एक तो पक्ष ये है कि भाई इतना डिले क्यों हो रहा है, बड़ा सीधा सीधा है, बहुत कुछ उलझा हुआ नहीं था, इतना डिले क्यों हुआ, एक तो ये सवाल बनता है। दूसरा सवाल बनता है कि अगर वापस मिल जाता है इनको, उद्धव ठाकरे जी के फेवर में अगर फैसला आ जाता है कि भैया पार्टी और चुनाव चिन्ह दोनों आपका है, तो इससे महाराष्ट्र की राजनीति पे क्या असर देखते हैं आप? क्यों इतनी देर क्यों हो रही है, इसका उत्तर तो स्पष्ट है। इसलिए कि जो कुछ भी निर्णय अभी तक आए हैं वो कानून से सुसंगत नहीं है। मतलब जब चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये कहा कि भाई चुनाव चिन्ह और वो सब जो है पार्टी का नाम, ये इलेक्शन कमीशन किसको दे, ये मेरे हमारे मतलब सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट पर निर्भर नहीं करता। वो अपना इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन ले सकते हैं। और लेजिस्लेचर पार्टी और मेन पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी, उसके डिस्टिंक्शन पर भी बहुत ज्यादा कुछ बात आगे बढ़ी नहीं। जबकि जो डिफेक्शन है वो लेजिस्लेचर पार्टी का डिफेक्शन लीगली नहीं माना जा सकता, वो तो पॉलिटिकल पार्टी का डिफेक्शन ही माना जाएगा ना। लेकिन लेजिस्लेचर पार्टी को उसके डिफेक्शन को लेजिटिमेट करार दिया गया और उसके बेसिस पे चुनाव चिन्ह और नाम भी उनको दिया गया। तो ये सब जो है, और वो इंडिपेंडेंटली, मतलब ये आपने भी डिसाइड ही नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये डिस्क्वालिफिकेशन, ये जो सारे जो एमएलए थे जो जिन्होंने साइड बदली है, क्या वो क्वालिफाई करते हैं, डिस्क्वालीफाई होनी चाहिए, क्या वो लीगल है क्या इलीगल, ये आपने डिसाइड ही नहीं किया ना। आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, चुनाव आयोग जो है वो अपना डिसीजन ले सकता है। कैसे? फिर जब तक इन लोगों को वैध करार नहीं दिया जा सकता, तब तक वो चुनाव चिन्ह उनको कैसे दिया जा सकता है? मतलब दोनों चीजें लॉजिकली फिट नहीं बैठती ना। तो ये पूरी तरह से जो झमेला करके रखा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय वो निर्णय दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बहुत उसको बैलेंस में रख दिया। और अभी भी वो सुनवाई चल रही है। अब सुनवाई तो उनको करनी है, क्योंकि उसका नतीजा आया, निर्णय आया नहीं। अब निर्णय कैसे लेना? निर्णय तो अगर आप कायदे से निर्णय लेना है, वो तो उद्धव ठाकरे के पक्ष में जाएगा, ये इतनी वो केस स्ट्रांग है। लेकिन उद्धव ठाकरे के पक्ष में निर्णय देना, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है ना। क्योंकि पूरी पार्टी तोड़कर सरकार बनाना, सरकार तोड़ना, सरकार बनाना, ये सारा उसी के बेसिस पे हुआ है। अगर आप उसको इलीजिटिमेट, इलीगल करार दे देंगे, आप उसको खारिज कर देंगे और निर्णय जो है वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में देंगे, तो फिर पूरा जो पिछले 4-5 साल में हुआ है, उसका क्या अर्थ लिया जाए? उसको कैसे यानी पूरी सरकार ही अवैध थी, ऐसा हो जाएगा ना। वो जो देवेंद्र फडणवीस ने वो सरकार बनाई शिवसेना को तोड़ के, और बाद में इनको भी तोड़ के एनसीपी, तो ये सारा जो है पूरा इलीगल था, ये सरकार ही अवैध थी, ऐसा डिसाइड, ऐसा कहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह से अभी जो कुछ भी हुआ, उसको किसी ना किसी कानून का जामा पहना के उसको लीगलाइज करने का ही सुप्रीम कोर्ट काम कर सकती है। उसको इलीगल, और कम से कम ये वाला जो अभी नया जो सुप्रीम कोर्ट है, अभी जो चीफ जस्टिस है, वो उनसे तो बिल्कुल हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी या देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह ने जो किया है वो गलत है, वो इलीगल है, इस तरह से कोई डिसीजन देंगे, ये तो इनसे अपेक्षा ही नहीं कर सकते हम। क्योंकि वो पूरा कॉकरोच जनता पार्टी से लेके सब तक अब तक जो कुछ भी इस देश में हुआ है पिछले 2-3 महीने में, उनके लिए तो, उसके लिए तो वही जिम्मेदार है। वो ऐसे चीफ जस्टिस से हम क्या अपेक्षा करेंगे कि वो सही सही जो है वो निर्णय अपना दे, और उससे फिर अमित शाह, नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस को अड़चन में डाल दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो केवल इसको प्रलंबित रखना और आगे बढ़ाना, और जब दूसरा चीफ जस्टिस का समय आ जाए उस वक्त तक उसको खींचना और फिर छोड़ देना, यही तो खेल चल रहा है। वही उसको हिम्मत से उसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन दे ही नहीं रहा है। कोई एक बहाना बना के आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं आने वाले सीजीआई की तरफ। तो यही तो खेल चल रहा है। मुझे नहीं लगता, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है ये बहुत जल्दी मामला सुलझेगा, क्योंकि अगर जो कुछ भी फडणवीस, अमित शाह और
मोदी जी ने और बीजेपी ने किया है, वो अगर कानून के हिसाब से एकदम सही है तो निर्णय देना तो 5 मिनट का काम है। क्यों नहीं दे रहे आप? क्यों इतना लंबा खींच रहे हैं? इसका मतलब कहीं तो गड़बड़ हुई है और उस गड़बड़ को आप कानून का जामा कैसे पहनाना और उसको कैसे गड़बड़ नहीं है ऐसा सिद्ध करना, इसकी फिक्र में आप लगे हैं। वो नहीं जम रहा है, इसीलिए आप उसको लंबा खींच इसके रहे हैं। अलावा विवेक भाई, जी, ये आप डिले करते जा रहे हो, तो वो तो अपना कार्यकाल भी शिंदे जी ने एंजॉय कर लिया, फिर नया कार्यकाल चल रहा है, ये भी एंजॉय कर लिया। समझो 5 साल के बाद फैसला देते हो, तो उस फैसले का बिल्कुल, क्या मतलब रह गया? कोई मतलब कोई नहीं है अर्थ उसका। नहीं है उसका और ये सिर्फ कुछ उसका उलझा हुआ प्रकरण है ही नहीं, मुझे तो कहीं से नहीं दिखा। ये तो एक हियरिंग में आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि भैया क्या हुआ। इतने हियरिंग कर नहीं, लिए, तो क्या इससे न्याय व्यवस्था पर आम आदमी का भरोसा टूटता है इस घटना से? नहीं बिल्कुल तो टूटता तो है ही। इस केस को सारे महाराष्ट्र के लोग इतने दिनों से देख रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र की जनता ये मान रही है कि जो बीजेपी ने किया वो ठीक किया? हाँ, जो जिस तरह से ये दोनों पार्टी तोड़ी गई और बाला साहब ठाकरे का असली वारिस कौन है? तो एकनाथ शिंदे। अच्छा, मतलब वो बाप है उद्धव ठाकरे के और ये उनको हाईजैक करके लेके जा रहे हैं। तो क्या महाराष्ट्र की जनता इस बात को पसंद करती है? ऐसा ऐसा इनको लगता है क्या? इनको मालूम है कि ऐसा नहीं है, लेकिन इनको झूठ और अवैध तरीके से सत्ता हथियानी है, वो उन्होंने हथिया ली। अब उसके ऊपर क्या निर्णय आता है 5 साल के बाद? अगर ये कैसा है कि वो जो भीमा कोरेगांव के लोग हैं, उनको 6 साल से 6-7 साल जेल में रखा, ट्रायल नहीं कुछ नहीं। वैसे ही वो जो जेएनयू का स्टूडेंट है, उमर उसको जेल में रखा है 6 साल, ट्रायल नहीं कुछ नहीं। उमर खालिद। उमर खालिद, हाँ, अब ट्रायल में आपको पता है कि ट्रायल में आपका केस स्टैंड नहीं होता। भीमा कोरेगांव का भी केस स्टैंड, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं, आपके पास कुछ है नहीं, इसलिए तो आप ट्रायल नहीं ले रहे। वरना तो आप ये सिद्ध, अगर आपके पास सॉलिड कुछ है तो आप तो सिद्ध कर जल्द से जल्द सिद्ध करेंगे। देखिए, हमने कहा था ना हमारे पास प्रूफ है, आपके पास कुछ है नहीं तो आप क्या करेंगे? नहीं, प्रूफ नहीं है और ये तो छूट जाएंगे, तो फिर क्या करना है? इनको तो ऐसा करेंगे 6-7 साल जेल में सड़ाएंगे, बाद में छूट जाए तो छूट जाए। वैसे ही है ये कि हम 7-8 साल सरकार चला लेंगे, बाद में अगर वो गलत था हमने जो किया सिद्ध भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कोई कोई सत्ता में जुर्माना तो हम नहीं बने होगा, रहे। कोई चीजें नहीं होगी। हाँ, ये बदमाशी नहीं, है। अगर उस पे अगर लगाया जाए कि आपको राजनीति से बैन कर दिया जाए, आपसे जितने आपने पैसा लिया है सरकार से वो सारा आपसे इंटरेस्ट सहित रिफंड लिया जाए, नहीं, नहीं, ऐसा ऐसे कुछ नहीं जुर्माना होगा। करें तो हिम्मत न करें, लेकिन ऐसा 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 करेंगे नहीं। तभी हो सक ऐसा तभी हो सकता है जब 2029 में सत्ता बदल हो जाए, 2029 में बीजेपी हार जाए, उसके बाद इन सारी चीजों का हिसाब हो सकता है और होना भी चाहिए, लेकिन तब तक तो कुछ होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता है। ये अच्छा, एक बार आपने कहा कि ये महाराष्ट्र के सब लोग समझ रहे हैं, पूरे देश में लोग समझ रहे हैं विवेक भाई, केवल महाराष्ट्र में नहीं समझ रहे हैं कि न्यायपालिका भी, सारे जांच एजेंसियां भी, चुनाव आयोग भी, जो दूसरे दूसरे छोटे छोटे पार्टी है वो भी किस मकसद से काम कर रहे हैं वो सबको दिख गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी लगातार जीतते रहे, उनकी पार्टी के लोग लगातार जीतते रहे, बनते रहे, तो फिर एक आता है कि ये कौन है जो करा रहा है। वो चुनाव आयोग पे तो आरोप लगता ही है, ईवीएम पे भी आरोप लगता है, लेकिन आरोप लगाने से तो खाली काम नहीं चलेगा उसका। जैसे आपने कहा मुड़े वाले मामले में कहा कि भैया आप सनसनी तो फैला देते हो, लेकिन उसको सुधारते कहाँ हो? वो सुधारने का उपाय क्या आपको लग रहा है कि वो आम आदमी हो या देश की राजनीतिक पार्टी हो या कोई सिविल सोसाइटी हो, जैसे सीजीपी भी पधार गई है और एजुकेशन को लेकर के लंबा संघर्ष चल रहा है पूरे देश में। एक तरह से जैसे लगता है कि उस सिनेमा में नहीं दिखाते हैं सीन कि एक जगह घटना होती तो पूरी जगह घटना हो रही है और यहाँ देखिए, वहां देखिए, वहां देखिए। वही स्थिति सोशल मीडिया पे है। उड़ीसा में भी हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, तो महाराष्ट्र में भी हो रहा है, तो बिहार में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि पूरे देश के लोग जाग गए हैं। क्या आपको लगता है कि ये देश के लोग जाग गए हैं और नरेंद्र मोदी या बीजेपी सरकार को आने वाले दिनों में खतरा है? सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश ही उसके नजर में आएगा। इसको इंडक्शन इफेक्ट कहते हैं अंग्रेजी में। जब एक जगह शुरू हो जाता है तो फिर उसका इफेक्ट बहुत जगह पर दिखना शुरू हो जाता है, उसको इंडक्शन इफेक्ट कहते हैं। यहाँ से वहां से वहां वो पूरा जो एक एक चेन रिएक्शन बन जाता है। अब मैंने आज ही पढ़ा, मध्य प्रदेश
कि 3 स्कूलों में इस तरह का कुछ एक बच्चों ने आंदोलन किया। कहीं कोई प्राइवेट बसेस जो स्कूली लड़कियों को उनके स्कूल में पहुँचाती थी, उन्होंने अपना टिकट ₹10 से बढ़ाकर ₹25 किया। तो बच्चियाँ कोई लीडर नहीं, कोई नहीं, बच्चियाँ खुद चली गई बस स्टैंड पर और वहाँ से सब बच्चियाँ नारे लगाने लगी कि ये टिकट का जो टिकट का रेट जो हाइक किया है उसको ये कम कर दिया जाए और ₹10 ही टिकट रखा जाए। इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। तो वहाँ अधिकारी वहाँ पर जाने अधिकारियों को जाना पड़ा और वो टिकट का रेट वापस 25 से 10 कराया गया। वो इस तरह के आंदोलन खुद होकर भी जैन अल्फा के बच्चे भी कर रहे। तो ये इंडक्शन इफेक्ट किसको कहते हैं? और भी 2 आंदोलन वहाँ पर हुए हैं मध्य प्रदेश में। कोई स्कूल जो है 2-4 स्कूलों को किसी एक बड़े स्कूल में मर्ज करने की बात हुई, जहाँ जाने के लिए बच्चियों को 10 किलोमीटर और आगे जाना पड़ता था। वो भी निर्णय सरकार ने रद्द करा दिया जब बच्चियों ने उसके खिलाफ आंदोलन किया। इस तरह की घटनाएँ पूरे देश में देखी जा रही है। अब कोई भी मतलब अगर छोटे-छोटे बच्चे जागरूक हो गए हैं, तो सिर्फ अंकल लोग अगर छोड़ दिया, आप और हमारे जैसे जो अंकल हैं, उतने अंकल अगर छोड़ दिए, रिपब्लिक ऑफ अंकल्स इकोनॉमिस्ट ने आर्टिकल लिखा था। तो अंकल छोड़ दिए तो बाकी सारी जो युवा और जो जेन अल्फा वाले लोग हैं, बच्चे हैं, वो सारे जाग गए हैं। मतलब ये बहुत शर्मनाक बात है कि युवा जाग गए हैं लेकिन अंकल जो है, अंकल लोग अभी भी मोदी-मोदी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है वहाँ पर भी वो अभी उनका मामला गड़बड़ा गया है और वो जी। जानते हैं अभी वो जो पोल ट्रैकर का सर्वे आया था उसमें पता चला है कि नरेंद्र मोदी हुँ, पिछड़ गए हैं। नेतृत्व के चॉइस में नरेंद्र मोदी पिछड़ गए और राहुल गांधी बहुत आगे निकल गए। ये पोल ट्रैकर के सर्वे में आया है। तो और जिस तरह से रील्स बनाने के बाद नरेंद्र मोदी की रील देखी तो लाखों लोगों ने लेकिन उससे दुगनी गालियाँ उस पर लोगों ने दी उनको। तो ये हाँ, सारा जो है ये दर्शाता है कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। अब इनकी टेस्ट होगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर जी, प्रदेश में अगर ये हार जाते हैं, तो फिर 2029 में कहीं टिकेंगे नहीं। फिर ये इनको वही करना पड़ेगा जो इनको अच्छे से आता है। वो है कुचल देना। किसी भी तरह का आंदोलन, किसी भी तरह का विरोध, उसको कुचल देना एक फाइनल अटेम्प्ट करेंगे ये सर्वाइव होने के अच्छा। लिए और हुँ, उसमें शायद इनका अंत होगा। ऐसे ही मुझे अभी पदचिन्ह जो दिख रहे हैं, वो हुँ। इसी तरह के दिख रहे हैं। जी, नहीं, लोगों को ये डर लग रहा है कि आरएसएस इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। आरएसएस जो है कोई न कोई मैं वही नया कह रहा हूँ खेल करेगा, नया मैं खेल वही कह रहा करेगा। हूँ मैं वही कह जी, रहा हूँ कि ये आखिरी इनके पास में जो ये है, एस इनके पास में जो है, वो यही है कि रिप्रेशन यानी कुचल देना, दबाना, लोगों को अभी तक तो डर का माहौल था, लोग बात नहीं करते थे, अब डर तो निकल गया है। अब डर निकल गया तो फिर क्या करना? फिर तो आपको गोली चलानी पड़ेगी। आपके पास दूसरा इलाज नहीं है। आप प्रेम से तो लोगों को जितना जानते ही नहीं है। प्रेम की भाषा आप जानते ही नहीं है। तो आपके पास आपको क्या आता है? आपको गोली चलाना आता है। ये गोली चलाएँगे और किसी भी तरह से जो भी समाज में जो उथल-पुथल हो रही है, इनके खिलाफ जो आंदोलन का एक मूड बन गया है समाज में, उसको दबाने, कुचलने के लिए जितना भी जिस हद तक जाना पड़े, उस हद तक ये क्रूरता का उपयोग करेंगे। बाकी जी, इनके पास कुछ है नहीं, इसलिए वो अपनी चमड़ी बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उस हद तक पूरी तरह से जाएँगे, ऐसा मुझे लगता है। जी। जी। तो देखना है क्या करते हैं। फिलहाल इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद आप तमाम साथियों का और विवेक भाई आपका भी आभार। मिलते हैं फिर शाम की चौपाल में।